हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो हमने अपने एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए मॉक टेस्ट में लिए थे। हम आज भी उन्हीं पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगे कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन थे, किस लेवल के क्वेश्चन अराइज किए गए थे, किस लेवल पे पेपर सेट किया गया था। आइए हम फिर से अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। अपने पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया था। अब हम आगे बात करते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज इकोसन टॉयलेट्स आर मेनली यूज्ड इन एरिया ऑफ। तो जो हमारे इकोसन टॉयलेट्स हैं ये इको फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं और ये मेनली यूज़ होते हैं केरला एंड श्रीलंका में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, केरला और श्रीलंका में। इकोसन टॉयलेट की खासियत मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन टॉयलेट्स के लिए क्या किया गया था। हम बहुत ज़्यादा पानी का अमाउंट वेस्ट कर देते हैं, पानी की क्वांटिटी वेस्ट कर देते हैं अपने टॉयलेट्स के लिए। तो उसे कंज़र्व करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ वाटर को कंज़र्व करने के लिए ये टेक्निक निकाली गई थी कि हम इकोसन टॉयलेट्स का यूज़ करेंगे जिनमें वाटर का मिसयूज़ नहीं होगा, वाटर का यूज़ नहीं होगा। दे विल बी इको फ्रेंडली, वो इको फ्रेंडली होंगे। और ऐसे टॉयलेट्स को मेनली यूज़ किया जाता है केरला और श्रीलंका में। 12th क्वेश्चन है हमारा, बैड ओजोन इज़ फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा बैड ओजोन इज़ फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। आपको बता दूं कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी दो लेयर्स में पाई जाती है। ओजोन है, ओजोन गैस है, वो हमारी दो लेयर्स में पाई जाती है, एक तो ट्रोपोस्फेयर और दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर। दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है हम उसको बैड ओजोन कहते हैं, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है, जो ओजोन की लेयर पाई जाती है, हम उसे गुड ओजोन कहते हैं। अब हम ये भी जान लें कि ऐसा क्यों है। ओजोन तो ओजोन है, लेकिन एक जगह बैड और एक जगह गुड क्यों है। तो ट्रोपोस्फेयर में जब वो ओजोन पाई जाती है तो उसका कंसंट्रेशन हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है, लेकिन वही ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ओजोन लेयर फॉर्म करती है, तो ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज़ को ट्रैप करती है। जब ये यूवी रेज़ ट्रैप हो जाती हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे जितने भी स्किन है या फिर हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं, आइज़ वगैरह हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। यानी बेसिकली ओजोन लेयर क्या काम करती है, यूवी रेज़ को ट्रैप करने का काम करती है। और कब ये काम करेगी ट्रैप करने का, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होगी। इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन को हम गुड ओजोन और ट्रोपोस्फेयर की ओजोन को हम बैड ओजोन कहते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा, यूवी रेडिएशन कॉजेज़। यूवी रेडिएशन से क्या होता है, यूवी रेडिएशन से कॉज होता है स्किन कैंसर। यूवी रेडिएशन से क्या होता है, स्किन कैंसर कॉज होता है। जो यूवी बी रेडिएशन है बेसिकली वो क्या करती है, हमारे स्किन की सेल्स हैं, जो हमारी मेलानोसाइट्स हैं, उनको चेंज कर देती है, उनमें म्यूटेशन करती है, उन्हें कैंसरस बना देती है। तो यूवी रेडिएशन या फिर हम बेसिकली कहें यूवी बी रेडिएशन क्या करती है, स्किन कैंसर को कॉज करती है। 14th क्वेश्चन है हमारा, स्नो ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू। स्नो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, तो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी बी रेडिएशन। स्नो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी बी रेडिएशन। अब हम बात कर लें कि स्नो ब्लाइंडनेस एक्चुअली में है क्या। तो आपने ये ज़रूर जानते होंगे कि जितने भी ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की या फिर ऐसी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर कहीं ऐसी क्षेत्र है जहाँ पे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है ठंडे क्षेत्रों में। तो क्या हो जाता है कि ओजोन लेयर में ये डिप्लीशन होने लगता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो यूवी बी रेडिएशन आती है आपकी, वो डायरेक्ट हमारी आँखों तक पहुँचती है और उससे क्या होता है,
स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट वाली प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी आंखों को एक बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है जिसे हम स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट भी कहते हैं। और ये किस वजह से हुआ था? हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ UVB रेडिएशन। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कौन सी प्रोटोकॉल थी? ये कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी थी? मॉन्ट्रियल ट्रीटी। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, हमारे सेकंड ऑप्शन में ही दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपकी ओजोन डिप्लीशन को टारगेट करती थी, उसका टॉपिक ओजोन डिप्लीशन था। लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल थी उसका जो टारगेट था, उसका टॉपिक था, वो किस लिए रखी गई थी? वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड थी। तो अगर आप दोनों को ध्यान रखें, मॉन्ट्रियल इज़ फॉर ओजोन डिप्लीशन एंड क्योटो इज़ फॉर ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स दैट इज़ 33%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में क्या हुआ था कि एक फॉरेस्ट कवर जो कि इंडिया के लिए रिकमेंड किया गया था, प्लेन्स के लिए, इंडियन प्लेन्स के लिए रिकमेंड किया गया था, दैट वाज 33%। 17th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट once existed but was removed at some point of time in the past is known as reforestation। यानी ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन हमसे उस प्रोसेस का नाम पूछना चाह रहा है कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पहले तो फॉरेस्ट था, लेकिन टाइम बीइंग के साथ उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वो फॉरेस्ट वहाँ से हट गया, चला गया। कुछ भी हो सकता है, कोई डिज़ास्टर आ गई या फिर पेड़ पौधे काट दिए गए, तो क्या हुआ? वो फॉरेस्ट वहाँ से हट गया, अब वहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है। लेकिन समय के साथ अगर हम वहाँ पे दोबारा फॉरेस्ट को क्रिएट कर देते हैं, दोबारा फॉरेस्ट वहाँ आ जाता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीफॉरेस्ट्रेशन। 18 क्वेश्चन है हमारा अमृता देवी अवार्ड इज़ गिवन इन द रिकॉग्निशन ऑफ अमृता देवी बिश्नोई फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अमृता देवी बिश्नोई क्या थी? एक लेडी थी जिन्होंने आपकी ट्री कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था, काफ़ी ज़्यादा काम इन्होंने किया था। इनफैक्ट इन्होंने अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी थी अपनी वाइल्ड लाइफ और पेड़ पौधों को बचाते बचाते। इसलिए इनके रिकॉग्निशन में ही हम एक अवार्ड दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि है अमृता देवी अवार्ड। 19 क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट is started in 1980। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कब शुरू किया गया? इंडियन गवर्नमेंट इसे कब लाई? दैट इज़ 1980 में लाई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में JFM भी लिखते हैं। यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कौन लाया? इंडियन गवर्नमेंट लाई। और कब लाई? 1980 में। 20th क्वेश्चन देखते हैं अ फाइन प्रोडक्ट of recycled modified plastic is known as polyblend। जो recycled प्लास्टिक है, modified प्लास्टिक है, इसके एक फाइन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? पॉलीब्लेंड के नाम से यूज़ करते हैं। और पॉलीब्लेंड का यूज़ कहाँ किया जाता है? हमारी सड़कों को बनाने में किया जाता है। और ये देखा गया कि जो आम सड़कें होती हैं उनकी जब बनाया जाता है, उनके कंपैरिजन में जब उनके फॉर्मेशन में पॉलीब्लेंड का यूज़ किया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर रिपेलेंट, वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है। यानी उन सड़कों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो आई होप आपको आगे के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वो डाउट हमारा कमेंट सेक्शन में शेयर करके उसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद स्टडी मंत्रा। आई होप आपको हमारी बातें, हमारा एक्सप्लेनेशन
बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहें, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देना चाहें हमारे एक्सप्लेनेशन के संबंध में, तो आप प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट शेयर करें। हम स्टडी मंत्रा की पूरी टीम उसे दूर करने की ज़रूर कोशिश करेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe us. Don't forget to press the bell icon. Thank you.